हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू हिस्ट्री सीरीज दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ यूरोप। तो आज हम लोग एक नया हिस्ट्री सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि यूरोप का इतिहास है। इन दिस सीरीज वी विल बी डीलिंग द सिलेबस ऑफ पटना यूनिवर्सिटी दैट इज़ ऑफ बीए पार्ट 2। तो इसमें हम लोग पटना यूनिवर्सिटी के पार्ट 2 जो ग्रेजुएशन बीए हिस्ट्री ऑनर्स या सब्सिडरी वालों का जो सिलेबस है उसको हम लोग इस सीरीज़ में देखेंगे। तो हमारा पहला जो प्रेफरेंस है वो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रांजिशन फेज वाला है उसको कवर करेंगे। तो आज हम लोग यूनिट 1 को देखेंगे जो कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 है। तो फ्रांस में जो 1789 में क्रांति हुआ था तो वो हमारा यूनिट 1 है। उसमें हम लोगों को कॉजेज़ पढ़ना है, नेचर पढ़ना है, सिग्निफिकेंस पढ़ना है और नेशनल असेंबली का अचीवमेंट पढ़ना है और रीन ऑफ टेरर पढ़ना है। तो हम लोग जो है इस सीरीज़ में वही चीज़ को पढ़ेंगे जो पटना यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। वो चीज़ को नहीं पढ़ेंगे जो सिलेबस में नहीं है। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का फेजेज पटना यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है तो हम लोग फेजेज को नहीं पढ़ेंगे, वहीं पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं या जो सिलेबस में है। ये हमारा लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 यानी कि ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इंट्रोडक्शन वीडियो ये हमारा शुरुआती वीडियो है। इसमें हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बैकग्राउंड को देखेंगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड को देखेंगे तो इसमें हम लोग जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम में जिसमें भी आपको जैसे कॉजेज पूछ रहा है या इम्पैक्ट पूछ रहा है या रोल ऑफ फिलोसफर पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते हैं रोल ऑफ फिलोसफर हेडिंग दे करके लिखना शुरू कर दिया, ऐसे तो होता नहीं है। आपको थोड़ा सा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बैकग्राउंड भी लिखना पड़ेगा ना, एक पेज या इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हो उसको। तो बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन आपको एक पेज लिखना पड़ेगा, तो आप इसको लिख सकते हो, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, आप चाहो तो आप अपना भी कुछ लिख सकते हो, लेकिन आप इसको एक बार देख लो, आपको अच्छा लगे तो आप इसको भी लिख सकते हो। तो आधुनिक युग में जिन महान परिवर्तनों ने मानव जीवन और समाज को सर्वाधिक क्या किया, प्रभावित किया। तो देखो आप जैसे कि रेनेसा हुआ तो रेनेसा के बाद भी काफ़ी इम्पैक्ट आया वर्ल्ड पे। उसके बाद रिफॉर्मेशन हुआ, धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ जो कि उसके बाद फिर से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, अमेरिकी क्रांति हुआ। तो सब के बाद से क्या हुआ, समाज पे काफ़ी चेंज आया, काफ़ी प्रभावित हुआ समाज उससे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी है उन सब में से जो महत्वपूर्ण चेंजेज आया समाज में, तो उसमें एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी है जिसके बाद क्या हुआ, समाज पे काफ़ी बदलाव आया। यह क्रांति जो है सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के जनजीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाया। ठीक है, काफ़ी चेंज ला दिया लोगों के लाइफ स्टाइल में, लोगों के थॉट में, मतलब लोगों के हक के बारे में, क्या उनका राइट्स है, सब कुछ, मतलब काफ़ी कुछ चेंजेस आया। कहाँ पे, सिर्फ फ्रांस में ही नहीं पूरे यूरोप के लोगों में। इस क्रांति ने बहुआयामी सकारात्मक परिवर्तनों के साथ साथ कुछ मात्रा में नकारात्मक एवं विवादित परिणामों को भी उत्पन्न किया। तो सिर्फ ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो इसका क्या था, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट तो था ही, जो कि आज तक उसका इम्पैक्ट आज तक देखने को आपको मिल सकता है। जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों का सिद्धांत जो है, जो एक तरह से है, तो उसका ओरिजिनेशन वहीं से हुआ, तो वो एक तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट था। तो इसके साथ साथ कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ, जैसे शासन जो है एक तरह से डिक्टेटरशिप आ गया, कहीं कहीं पे शासन का कंट्रोल हो गया रिवॉल्यूशन के बाद से ही ना। उसके पहले तो डेस्पोटिक रूलर थे लेकिन उतना ज़्यादा डिक्टेटरशिप नहीं था। लेकिन बाद में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में देखिएगा कि काफ़ी रिवॉल्यूशंस होता है, वर्ल्ड वॉर वगैरह सब कुछ, मतलब एक तरह से इवेंट है, कनेक्टेड इवेंट है, एक के बाद एक इवेंट होते चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा पढ़ोगे तो। तो 18वीं शताब्दी में क्या था, इंग्लैंड जो था यूरोप का सबसे पावरफुल कंट्री था 18th सेंचुरी में, यानी कि 1700 से लेकर के 1799 तक, मतलब एक तरह से इंग्लैंड जो था वो सबसे पावरफुल था। उसके बाद देखिएगा आप 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उस टाइम तक जो इंग्लैंड था वो सबसे पावरफुल था। एक तरह से रसिया था पावरफुल लेकिन वो भी उतना नहीं था। फ्रांस था जो इंग्लैंड के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल था। रसिया इसलिए यूरोप का सबसे पावरफुल नहीं कहा जाता क्योंकि रसिया का कुछ हिस्सा यूरोप में है और कुछ एशिया में है, तो इसलिए उसको यूरोप का सबसे पावरफुल नहीं बोल सकते थे, ना अभी ना तभी। ठीक है, तो फ्रांस सबसे पावरफुल था। उसके बाद क्या होता है कि लुई 14वां जो था फ्रांस को रूल करता है 1643 से 1715 तक। तो बैकग्राउंड में सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से फेज स्टार्ट, आखिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ होगा तो कारण, तो कुछ कारण आप देखिएगा नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद कुछ इमीडिएट कारण होता है, अचानक से कोई घटना घटता है और उसके बाद क्रांति हो जाता है।
जैसे भारत में 1857 का क्रांति, तो उसके लिए इमीडिएट कारण था वो जो बुलेट जो कार्ट्रिज था उस पे चर्बी लगाना सूअर का और गाय का, तो वो इमीडिएट कारण था। और भी कारण पहले से था लेकिन इमीडिएट वो था। वैसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो इमीडिएट कारण है या कारण है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं कि आखिर स्थिति खराब कैसे होते चला गया फ्रांस का। तो लुई 14वां जो था, जो कि 1643 से 1715 तक फ्रांस में मतलब रूल किया, तो उसने क्या किया, फ्रांस के सीमाओं का विस्तार किया। फ्रांस का जो लैंड बाउंड्री था उसको बढ़ाया, मतलब युद्ध किया, अगल बगल वालों से युद्ध करा होगा और युद्ध करके उसने अपने सीमा को बढ़ाया होगा। सीमा बढ़ाने के साथ साथ वो अपने सामंतों का शक्ति जो है उसको कम किया, यानी कि सामंत को, फ्यूडलिज्म को क्या किया, कम किया, उन उसके कंट्रोल को मतलब कम किया। और सामंत का जैसे कंट्रोल यानी कि पावर कम होगा तो मतलब ऑटोमेटिक है कि राजा का पावर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो राजा का पावर धीरे धीरे इंक्रीज हुआ। तो इस तरह लुई 14 जो है वो लुई सीरीज का एक तरह से सबसे पावरफुल राजा बना। कैसे, तो ये सब तीन काम करके, सीमा को बढ़ा करके, सामंत पे मतलब कंट्रोल करके और अपना पावर बढ़ाया, तो बहुत पावरफुल हो गया। लेकिन अब जब वो युद्ध किया तो युद्ध का सबसे बड़ा इम्पैक्ट, दो इम्पैक्ट होता है। अभी 1 साल तक इंडिया और चाइना बॉर्डर पे खड़ा था लेकिन युद्ध नहीं हुआ। तो एक तो सबसे पहले जो ह्यूमन सेक्रीफाइस होता है वो होता है, लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। 5 साल 10 साल पीछे कंट्री इकोनॉमी चला जाता है, तो इसलिए भी युद्ध नहीं करा जाता है। अगर इकोनॉमी पे असर नहीं पड़े तो कितना युद्ध अभी भी हो जाएगा। तो उस टाइम लुई 14 जो है युद्ध पे युद्ध करते गया और उसको इकोनॉमी का ख्याल ही नहीं था। तो वो पूरा अपना जो इकोनॉमी को क्या कर दिया, कमज़ोर कर दिया, पूरा राजस्व जो है उसका कमज़ोर हो गया। अब जो उसका उत्तराधिकारी आया लुई 15, जो 1715 से 1774 तक रहा, लगभग 60 साल तक शासन किया। वो जो है एक नंबर का अयोग्य शासक निकला, ठीक है। काफ़ी भोग विलासपूर्ण जीवन जीता था, मतलब लग्जरी लाइफ जीता था, कंफर्ट में रहता था, राजकोष को रिक्त कर दिया, मतलब मतलब अय्यासी एक तरह से बोल सकते हो आप, ऐस कर करके मतलब पूरा अपना राजकोष को, ट्रेजरी को खाली कर दिया। इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि ट्रेजरी से निकालते हैं तो उसमें ट्रेजरी में कुछ डालना भी पड़ता है ताकि ट्रेजरी बैलेंस्ड रहे। उसको इससे कोई मतलब नहीं था, उसको मतलब फ्यूचर देखता ही नहीं था, उसको बस अपने से मतलब था, वो पूरा खाली कर दिया। उसके बाद जो 1789 का महान क्रांति हुआ, तो उसके पूर्व फ्रांस में और भी रीजन था। पहला रीजन तो आप एक ये देख लिए कि इकोनॉमी धीरे धीरे कमज़ोर करते चला गया, पैसा था ही नहीं वहाँ पे। उसके बाद एक पुरातन व्यवस्था बोला जाता है जिसको आप ट्रेडिशनल सिस्टम भी बोल सकते हो, तो फ्रांस में वो चलता था। 1789 में क्रांति जो हुआ उसके पहले फ्रांस में चलता था ट्रेडिशनल सिस्टम, पुरातन व्यवस्था। अब उस व्यवस्था में क्या था और नए व्यवस्था में क्या होता है तो आप देखेंगे। तो पहले जो ट्रेडिशनल व्यवस्था था, पुरातन व्यवस्था, उसमें हम लोग देखते हैं राजनीति कैसा था। किसी भी सिस्टम में, किसी भी व्यवस्था में आप क्या देखते हो, वहाँ का सोसाइटी कैसा था, इकोनॉमी कैसा था, पॉलिटी कैसा था, रिलीजन का मतलब क्या स्थिति था, टॉलरेंस था या इनटॉलरेंस था, तो यही सब देखते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से इसका अभिप्राय निरंकुश शासकों के शासन से है। तो पुरातन व्यवस्था जो चल रहा था फ्रांस में 1789 से पहले, तो वहाँ पे जो शासक थे वो निरंकुश थे। निरंकुश शासक यानी कि डेस्पोटिक रूलर। तो डेस्पोटिक रूलर का मीनिंग ये होता है कि उसको अपने प्रजा से कोई मतलब नहीं है, उसके पास अनकंट्रोल पावर है, वो जो चाहे अपने मन मर्जी से जो चाहे वो कर सकता है, ठीक। उसको प्रजा के हित में भी ज़्यादा नहीं सोचना है, जितना मन उतना टैक्स लगा देना है, उसको निम्न वर्ग का कोई सुझाव नहीं लेना है। जो अपना मतलब जो भी सोच आया, जो भी फैसला वो डिसाइड किया खुद से, उसको जनता पे जबरदस्ती थोप देना, उसी को बोलते हैं निरंकुश शासक का काम। तो राजनीति, पॉलिटिकल स्थिति तो हम लोग देख लिए कि डेस्पोटिक रूलर था वहाँ पे। आर्थिक स्थिति क्या था, तो आर्थिक स्थिति था कि वहाँ पे जो व्यवस्था था सबसे ज़्यादा उसमें खेती की प्रधानता थी, यानी कि एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर से आज भी कितना फ़ायदा होता है आप देख लीजिए, तो उस ज़माने में कितना बेनिफिट होता होगा लोगों को, आप इमेजिन कर सकते हैं। और परिवहन व संचार धीमा था। अब भाई जब गुड्स अगर कोई प्रोड्यूस हो रहा है, क्रॉप प्रोड्यूस हो रहा है, तो जब तक वो मार्केट में स्प्रेड नहीं होगा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, उसका ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, तब तक इकोनॉमी कैसे जनरेट होगा। तो जब जब उस टाइम परिवहन व संचार का व्यवस्था ही नहीं था तो सब कुछ धीमी गति से चलेगा। अगर धीमी गति से ट्रेड होगा तो इकोनॉमी भी काफ़ी स्लो मूव करेगा। तो उस तरह से, और वित्तीय संस्थाएं जो वहाँ पे था अनुभवहीन और अकुशल था, यानी कि जो वहाँ पे फिनेंशियल सिस्टम था, जो बैंकिंग सिस्टम था, वो काफ़ी मतलब बेकार सा था।
पुरातन व्यवस्था में समाज में अभिजात्य वर्ग को व्यापक विशेषाधिकार वंशागुणत रूप से प्राप्त रहे, जबकि शेष वर्ग पर ऊंचे करों एवं समानती लगानों का भारी बोझ था। तो वहाँ पे जो सोसाइटी था, हम लोग पॉलिटी देख लिए, डेस्पोटिक रूलर था, इकोनॉमी देख लिए, क्या था, खेती की प्रधानता थी, और ये दो चीज़ वहाँ पे क्या था, ट्रेड एंड कॉमर्स जो है काफ़ी स्लो था, और बैंकिंग सिस्टम, फिनेंशियल सिस्टम डैमेज्ड था। अब सोसाइटी में जो था, सोसाइटी क्लासेस में डिवाइड था। 1789 के पहले 3 क्लास में डिवाइड था, वो सब आगे देखेंगे हम लोग, फिर से जब कॉजेज वाला लेक्चर आएगा तब। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो एक तरह से प्रिविलेज्ड क्लास था, प्रिविलेज्ड यानी कि अभिजात्य वर्ग, तो उसको विशेष अधिकार मिलता था, विशेष अधिकार मिलता था, और उसका वो क्या करता था, मिसयूज करता था। जैसे वो टैक्स नहीं भरता था, जबकि सबसे ज़्यादा पैसा उसके पास होता था। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक जज 80 रुपये टैक्स नहीं देता है, और उसके लिए वो बहस करता है। तो क्यों? क्योंकि वो पैसा 80 रुपये क्या, वो 8,000 भी दे सकता है, उसके लिए कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे प्रेस्टीज आ जाता है, लोगों को इज्जत का सवाल आ जाता है। ठीक, तो वे जो लोग थे प्रिविलेज्ड लोग, तो वो भी ऐसा ही सोचते होंगे कि हम खुद शासक है, हम पैसा दे देंगे तो मेरा क्या इज्जत रहेगा, ऐसा ही कुछ उन लोगों का सोच रहा होगा कि हम लोग प्रिविलेज्ड हैं, हम लोग क्यों दें। और जो गरीब था, जिसके पास पैसा नहीं था, वही लोग टैक्स भरा करते थे, और वे लोग इनके टैक्स से अपना जो विलासपूर्ण जीवन है उसको जीते थे। और जो गरीब लोग था उस पर कैसा कैसा टैक्स था, तो उच्च कर था, सामंती कर था, जो चर्च वगैरह का भी कर था, सामंत का कर था। तो अतः 18वीं शताब्दी में न केवल फ्रांस, जो कि पूरा यूरोप में पुरातन व्यवस्था ही चल रहा था। और यह व्यवस्था कैसा है, आप इमेजिन करो, अभी भी आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसा था ये व्यवस्था। तो 18वीं शताब्दी के अंत तक यह स्पष्ट हो चुका था कि यह व्यवस्था अब आगे नहीं चलेगा। ये जो पूरा यूरोप में जो व्यवस्था चल रहा है, ये जर्जर हो चुका है एक तरह से। इसमें अब क्या चाहिए, रिपेयरिंग चाहिए। अपने कॉलेज के जो पास वाला जो हॉस्टल है, वो क्या है, जर्जर हो चुका है। वो कब कब ढह जाएगा उसका कोई पता नहीं। तो उसका क्या चाहिए, या तो उसको पूरी तरह से हटा के दूसरा बिल्डिंग ही बना दो, या क्या करो, उसको रिपेयर कर दो। रिपेयर कर देने से कुछ साल चलेगा। तो यूरोप का भी वही स्थिति था। तो इस विषय में स्पष्टता नहीं थी कि यह जो जर्जर यूरोप था वो टूटकर कहाँ गिरेगा, पर गिरना निश्चित था। स्थिति खराब हो चुका था यूरोप का। मतलब लोग क्या था, धीरे धीरे बदलाव चाहते थे। इसके पीछे बैकग्राउंड काफ़ी था, अमेरिकन रिवॉल्यूशन था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, रेनेसा था, रिफॉर्मेशन था, एज ऑफ इनलाइटमेंट था। तो वो सब क्या था, लोगों में काफ़ी मतलब एक तरह से परिवर्तन लोग खोजने लगे। ठीक है, लोग डिमांड करने लगे परिवर्तन से। तो इसका मतलब था कि यूरोप में कहीं ना कहीं चेंज जरूर आने वाला था, लेकिन ये कहाँ आने वाला था ये पता नहीं था। और ये कब आया, तो ये 1789 में आया। कब? जब फ्रांस में बस्ताइल की घटना हुई, जो 1789 में। तो उसके बाद जो है यह जो जर्जर यूरोप था वो फ्रांस में ही गिरा। और क्यों गिरा ये भी हम लोग एक लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रांस में जो एक तरह से उर्वर भूमि तैयार हुआ था, वहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन जो कि एक रिवॉल्यूशन के लिए चाहिए था, वो फ्रांस में ही मतलब तैयार मिला उसको। इसीलिए फ्रांस में ही मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।